वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम अक्सर व बेशतर इसी प्रोग्राम के अंदर ताजरों की आवाज़ बनते आपको दिखाई देते होंगे। मुख्तलिफ ताजर बिरादरी हमारे शो का हिस्सा बनती है और अपनी जो दुख हैं वो बताने की कोशिश कर रही होती है। क्या माशी पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से तिजारत अब मुश्किल में पड़ गई है, वो बताने की कोशिश कर रही होती है। और सबसे बढ़कर कल एक सेशन हुआ सूबाई असम्बली के अंदर और उसके अंदर रुकने असम्बली अब्दुल बासित साहब हैं। उन्होंने कुछ सवाल उठा दिए। वो सवाल कुछ अनोखे नहीं थे, बड़े सादा से थे, मगर उन सवालों का जवाब उनको नहीं मिल सका। उन्होंने क्या सवाल उठाए कि अब ताजिर बिरादरी कुछ सोचने पर मजबूर हो रही है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि भाईजान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स क्या हैं, उस पर क्या काम हो रहा है, वो बता दीजिए। मैं एक वीडियो सुनवाता हूं आपको, आप पहले ये सुने, उसके बाद हम गुफ्तगू जो है वो करेंगे। मेरा क्वेश्चन होगा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से कि अगर ये मुझे ये बता दें कि ईज ऑफ डूइंग के कौन से इंडिकेटर्स पे अभी काम कर रही है मिनिस्ट्री जिससे ये बिजनेस बूम करे और आगे बढ़े। मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स पूछे थे। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की मिनिस्ट्री से सवालात कर रहा हूँ। अगर मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स ही नहीं पता तो पता नहीं फिर ये इंडस्ट्री और ये मिनिस्ट्री कैसे चल रही है। वहां से वही सवाल रिपीट करूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कौन से इंडिकेटर्स पे अभी फिलहाल मिनिस्ट्री फोकस कर रही है और उसको इम्प्रूव करने की बात कर रही है। मैडम, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री की बिजनेस से रिलेटेड है, तो इनको ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ फोकस कर रहे हैं। रिपीटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे ख्याल से सईद भाई भी यही बैठे हुए, उन्हें पता है कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आ रहा। मैं को नहीं पता तो मान लें कि नहीं पता, फिर कम से कम मैं तो ये एक्सेप्ट कर लूँ कि इनको नहीं पता और जाके वर्ल्ड बैंक की एक वेबसाइट खोले, वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स। जी नाज़रीन, आपने सुना। पूछा सिर्फ ये जा रहा है कि भाई ये बता दें कि आसान माहौल में कारोबार कैसे मुमकिन बन सकता है। वो इंडिकेटर्स जिसके ऊपर हम अक्सर और बेशतर बात कर रहे होते हैं कि जी ये बता दें कि ये किस तरह बेहतर बन सकते हैं, उस पर क्या काम हो रहा है, तो जवाब नहीं मिल सका। एक अहम मामला है क्योंकि तिजारत से हर चीज़ को जो है वो जोड़ा जाता है और ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है कि आखिर तिजारत को हम बेहतर कैसे बना सकते। दुनिया में ये काम हो रहा है और रेवेन्यू के मसाइल आपके सामने हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा रो रहा है। आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डिफक्लेरिया के सदर जौहर साहब, साथ में मैं तज्जिया भी जानने की कोशिश करूंगा रिजवान काजमी साहब से, और सनतकारों की एसोसिएशन का एक बड़ा नाम है फैसल मुइज साहब, फबगाटी के सदर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि फैसल मुइज साहब से जवाब लूं। फैसल साहब, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जी इतना सारा सवाल था, अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो इंडिकेटर थे वो बता दें, उनको जवाब नहीं मिल सका। क्या समझते हैं इस चीज को देख के, क्या जहन में आते हैं सवाल? अली, थैंक यू जी। अच्छा, ये सवाल जो बासित साहब आज असेंबली में कर रहे हैं ना, ये पिछले 5 साल से हम जो भी हुकूमत वक्त है उससे ये सवाल कर रहे हैं कि आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या फॉर्मूला तैयार किया है, चाहे वो फेडरल कॉमर्स मिनिस्ट्री हो या लोकल जो या सिंध गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसने क्या फॉर्मूला तैयार किया है। लेकिन ये जवाब पिछले 5 साल से, चाहे वो 2018 की हुकूमत हो या उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट हो या उसके बाद जो हुकूमत आई है, हमें आज तक ये जवाब नहीं मिल सका। आपको भी नहीं मिल सका? अच्छा, नहीं, देखिए भाई, बात सुने। कॉस्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कॉस्ट का मार्जिन है ना, वो डिपेंड करता है आपकी यूटिलिटीज पे। सबसे पहले बिजली के रेट्स हों या गैस के रेट्स हों, उन पे डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन कितना बनता है या क्या होता है। हमने इससे पहले भी कैलकुलेशन दी है इंडिया की और बांग्लादेश की कि हमने पाक रुपीज में बिजली को कन्वर्ट किया तो वहां तकरीबन 9 साढ़े 9 रुपए यूनिट या 12 रुपए यूनिट की बिजली जो है वो होती है, और हमारे पास इस वक्त इंडस्ट्रियल बिजली जो है वो 45 रुपए से लेके आगे तक जा रही है, रोज बरोज बढ़ रही है। मेरा कहना ये है कि जब यूटिलिटी प्राइसेस जो है वो एक्सीड कर रही हैं। अच्छा देखिए, नारा लगता है आईएमएफ आईएमएफ आईएमएफ, हर जगह बात होती है आईएमएफ की। तो भाई मसला ये है कि कोई अगर आपको कर्ज देता है, कोई बैंक भी कर्ज देता है, तो वो आपकी सस्टेन देखता है कि आप किस तरह सस्टेन कर सकते हो इस कर्ज को लेने के बाद, एंड हाउ यू कैन गिव बैक दिस लोन। तो मसला ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उसका ये समझ नहीं आता है कि वो कर्जों पे कर्जे आईएमएफ से ले रही है और रिटर्न करने का जो तरीकेकार है वो तय नहीं कर रही है। तो मसला ये है कि वो सारा बोझ जो है वो अल्टीमेटली जो है वो बिजनेस कम्युनिटी पे आ जाता है। अच्छा, आप आए टैक्स नेट पे।
आप टैक्स नेट में अगर चीज को देखेंगे तो इस वक्त जो आपकी आबादी है, उस आबादी के अंदर जो 1/4 लोग हैं वही टैक्स पेयर हैं पिछले कई सालों से। यानी कि आप ये समझे कि वो टैक्स नेट में नए लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट शामिल ही नहीं कर रही। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब टैक्सेशन हमारे ऊपर आती है ना, हमारे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, तो जब हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाते हैं ना, तो यूटिलिटीज की वजह से हमें बहुत ज्यादा खसारा हो रहा है। तो हमारे लोगों ने जो फॉरेन ऑर्डर्स का कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट जो है वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे उस फॉरेन ऑर्डर को। तो रीजन ये है कि अब हम आगे ऑर्डर जो है वो लाजमी बात है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, वो मेजर ऑर्डर्स जो हमारे हैं, जो यूएसए और ईयू के जो ऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना इस मार्केट में compete कर रहा है। जो चीज दुनिया जिस प्राइस में दे रही है, चाइना जो है उससे कम प्राइस में सर लोगों को यूटिलिटी दुनिया का को मसला तो इतना बड़ा रॉकेट साइंस है कि हल नहीं हो सकता ये। सर रॉकेट साइंस तो इस हुकूमत ने बनाई है ना, इस सिस्टम ने बनाई है ना, इस सिस्टम ने बनाई है। निज़ाम ने सनतकार के नुमाइंदा तंजीम के जो सदर है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। जौहर इकबाल साहब आपकी तरफ आऊंगा। देखिए आपको क्यों बुलाया, निचली सतह का जो एक स्टेट एजेंट्स होते हैं ना, बिलखुसूस क्लिफ्टन डिफेंस के, उसकी आप लीडर हैं, आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, डिस्क्लेरिया के सदर हैं। सर आप लोगों की क्या सिचुएशन है? देखिए ये तो अब जो है आपको जाकर पता चला है हाँ। कि ये क्या, कहाँ पर हम चले गए हैं। हम तो इसको जो है 3 साल से जो है वो गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कायमा कमेटियों में गए हैं, हम जो है एफबीआर के अंदर गए हैं, इनको समझाने की ये कोशिश की थी कि खुदारा जो बिजनेस चल रहा है उसको ताले ना लगाएं, उसको ताले ना लगाएं। और नौबत यहाँ तक आ रही है कि ताला लगते दिखाई दे रहे हैं। जी लग गया है। उसकी अल्लाह बेसिक रहम। वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह ये है कि देखिए रियल इस्टेट सिर्फ प्लॉट खरीदना और बेचने का नाम नहीं था, बल्कि जब रियल इस्टेट चलती थी तो आपकी जो है वो 70 से 75 इंडस्ट्रीज चलती थी। आज वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो जो है उस सतह पर पहुंच गई हैं जहां पर ना वो चल पा रही हैं। आप देख लीजिए, ना आपके यहाँ आयरन बन रहा है, ना आपके यहाँ सीमेंट की जो है कॉस्ट पूरी हो रही है, ना आपके यहाँ सिरामिक कुछ हो रहा है, ना आपके यहाँ जो है वो आपका वो हो रही है, टाइल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, सब आप इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट बिल आपका मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो तबाह हो गई ना, आप कर ही नहीं सकते। देखिए इस मुल्क को 90 से लेके और आज तक पहला जो है मुआहदा हुआ था हपको का, और उस हपको के मुआहदे को कॉपी पेस्ट करके जो है आपका 30 से 35 मुआहदे हुए हैं। आज कौम को जाकर पता चल रहा है कि बिजली पैदा ही नहीं हो रही और हम उनको अरबों खरबों रुपए दे रहे हैं। सरकार कहती है टैक्स भी तो नहीं देता ना ताजर, ताजिरी तो टैक्स दे रहा है। और सरकार देखिए बात ये है कि ये प्रोग्राम सुबह हो जाएगी, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताएं कि आप जो गवर्नमेंट टैक्स का जो हेड है, जो एफबीआर का चेयरमैन है, अगर 2 साल में 2 वो चेंज हो जाएं तो फिर आप कहां खड़े हैं? पॉलिसी मेंटेन नहीं कर रह पाए। पॉलिसी मेंटेन क्या, पॉलिसी है ही नहीं, पॉलिसी नहीं है ना। एफबीआर का चेयरमैन को आप जो है टैक्स का, कुछ दिनों पहले आप लोग भी तो एहतजाज में जा रहे थे, कोई 7 ही था तो कोई और मसला था। 3 साल हो गए हैं, हमारे ऊपर 7 ही जो है वो नाफिज है। इसके बाद जो है हम 7 के लिए जो है सिंध हाई कोर्ट गए, तमाम कोर्टों में गए, तीनों सूबों से जो है हमने केसेस जीते। उसके बाद आज तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो डेट पे डेट उस पर पड़ी जा रही है, उसको डिसाइड नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ हम पे एफएडी लगा दिया। ये सर बताते भी जाए ना नाज़रीन, हम पे एफएडी लगा दिया। एफएडी के साथ साथ टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस के साथ क्या हुआ कि रियल इस्टेट जो कि कराची से खैबर तक जो है वो चल रहा था और आपकी इंडस्ट्री, लोग कहते हैं सबसे बढ़िया जो धंधा है ना वो यही है, प्लॉट लो करोड़ों रुपए कमा लो। आप लोग नहीं, प्लॉट तो अब करोड़ों रुपए के रहे ही नहीं ना, प्लॉट की ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही। जब 7 ही लग गया तो आपने देखिए आपने अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को मायूस कर दिया, पाकिस्तान से मायूस कर दिया। यस, ये बड़ा जुमला जी बिल्कुल, मैं बहुत मैं प्रेसिडेंट डिस्क्लेरिया हूं और कराची से खैबर तक नुमाइंदगी करता हूं, एफबीआर में जाता हूं, अपने तमाम उनको लेके जाता हूं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से मायूस कर दिया। आज $1 भी जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से जो है वो रियल इस्टेट या यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री के उसमें नहीं आ रहा। आपने क्या किया है? हम तो जाकर इनको ये कह रहे थे कि भाई ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो आपके मुल्क के अंदर जो है वो एक्टिविटी
जनरेट करते हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रियल एस्टेट के अंदर पैसा लेकर आते हैं। और होता क्या है दुनिया भर में यही होता है कि सबसे पहले स्टॉक में पैसा आता है, फिर लोग इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, वहां से पैसा बनाते हैं, उसके बाद रियल एस्टेट में। हमारे यहाँ सर्कल ही रुक गया है। हमारे यहाँ इस वक्त क्या हो रहा है कि हमने पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगा दिया है कि अब आपने काम कुछ नहीं करना है, आपके पास जो भी पैसा है वो पाकिस्तान के बैंकों में रखो, बैंकों से आप इंटरेस्ट लो और काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आपने क्या किया है? ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आपने ये किया है कि यस कि रोशन डिजिटल अकाउंट में आपने डॉलर अकाउंट जो है उनको खोल दिया है। उस डॉलर अकाउंट में 6.5%, दुनिया का कोई मुल्क जो है वो डॉलर में 6.5% रिटर्न नहीं दे रहा, आपने 6.5% का जो है उनसे कमिटमेंट किया हुआ है। वो आप पैसा उनको दोगे कैसे? आप मतलब आप मुझे बताएं कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी किस लिए किसी चीज के अंदर पैसा लेके जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है रोशन डिजिटल अकाउंट में उसको 6.5% डॉलर में इंटरेस्ट पे कर रही है, जबकि आप 1 अरब डॉलर के लिए जो है दुनिया भर में पॉलिसी नहीं दिख रही है आपको? कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इकबाल साहब थे सदर डिक्लेरिया, वो बता रहे हैं जी कोई पॉलिसी नहीं है। फैसल मुइज साहब एक बड़ा नाम है, सनतकारों के लिए बड़े वाज़ेह अल्फाज, और इसीलिए हमें पसंद है कि खुल के बात करते हैं। आज मैं तज़किया लेने की कोशिश करूंगा। सैयद रिजवान अहमद काज़मी साहब थे। काज़मी साहब, सुना आपने, एक तरफ रियल एस्टेट सेक्टर का नाम है, दूसरी तरफ सनतकारों की नुमाइंदा तंजीम के लीडर है फैसल मुइज साहब, दोनों मायूसी का इजहार करते दिखाई दे रहे, कह रहे जी पॉलिसी नहीं है। फिर पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम कैसे बनाया जा सकता है? सर जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो माशी पॉलिसी है पाकिस्तान के पास कोई कंक्रीट नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। ठीक है, देखिए क्योंकि किसी भी कौम को तरक्की करने के लिए तीन सेक्टर्स के ऊपर जो है वो काम करना होता है। एक सेक्टर होता है पावर सेक्टर, ठीक है, दूसरा होता है इंडस्ट्रीज और तीसरा होता है एजुकेशन। ठीक है, तो अपनी सड़क को तरक्की देने के लिए और अपनी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें कुछ इकदाम ऐसे करने होते हैं। सर क्या इकदाम करने पड़ेंगे? हाँ मैं भैया उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात इसके इल्म पर बनाया था, जो उसकी अता कर देते जिस तो फरिश्तों ने उसे सजदा किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ताकि उस एग्जांपल से आप बिल्कुल सारी बातों को समझ जाएंगे। बात ये कि आप जो एक छोटा सा मोबाइल है वो 50,000 रुपए का आता है, ठीक है ना, और जो आईफोन जो है वो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का आता है और वो मुश्किल से मिनट भर के अंदर तैयार होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप पाकिस्तान और खुद को जो है वो इसको एग्रीकल्चर स्टेट कहता है। एग्रीकल्चर स्टेट में आप देखें कि 5 एकड़ जमीन के ऊपर जो है वो 6 महीने लगा के, लेबर लगा के, बिजली लगा के और सूरज की रोशनी और पानी और पैसे खर्च करके जो है, जो आप जितनी राइस इकट्ठा करते हैं, एवी6 पैदा करते हैं, वो एक कंटेनर बनता है। उस कंटेनर की कीमत होती है $12,000, वो भी 6 महीने के अंदर। ठीक है, जबकि उसी जगह पर सैमसंग जो है वो 2 घंटे की प्रोडक्शन के अंदर जो है वो एक कंटेनर तैयार करता है जिसकी कीमत होती है तकरीबन $5 लाख। तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये पहला फैक्टर है हमारा। दूसरी चीज ये है कि आप जो आपको इंडस्ट्रीज को तरक्की देने के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी रखे वो जब चल ही नहीं सकेगी, यूटिलिटी बिल्स इतने रिजवान साहब, तो कैसे वो सनत चलेगी? हाँ देखिए मैं इसके लिए छोटा सा मैं सब चंद पॉइंट्स के ऊपर एक प्रोग्राम देता हूँ, आप सुन लीजिए और देख लीजिए कि ये आप समझते हैं इसको बेहतर। देखिए इसमें ये है, मैंने एक प्रोग्राम बहुत पहले प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी दिया था और वो ये है कि इंडस्ट्री सिटीज के नजदीक जो है छोटे और लार्ज लेवल पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए जाएं। ठीक है, और वो जमीनें जो इंडस्ट्रियल स्टेट की इंडस्ट्री लगाने वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, क्योंकि जो जमीन है वो आपको टैक्स नहीं देती है, ना ही हुकूमत को टैक्स देगी और ना ही वो किसी काम की है, बंजर जमीन है जितनी बड़ी है। लेकिन अगर फैक्ट्री लग जाएगी, इंडस्ट्री लग जाएगी, तो वो आपको टैक्स देगी, हुकूमत को भी टैक्स देगी और ज़र मुबादला भी कलेक्ट करेगी। 2 बातें हो गई हैं। इसी तरीके से हजरत आप ये भी देखिए कि फैक्ट्री लगाने के लिए जैसे अभी अपने फरमाया साहब ने कि वो जो प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट बढ़ी हुई है जिसकी वजह से हम मार्केट कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये मैं बहुत अरसे से चीज को वॉच कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए जो बिजली का जो बहरान है ना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको
उसको जैसे पावर सेक्टर पे मैंने कहा कि काम करने की जरूरत है। मैं इससे एक बहुत लंबी तफसील है इसके अंदर, वो मैं शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को 3 चीजों पर राइट अवे जो है ना फोकस करना है। एक सोलर एनर्जी के ऊपर करना है और दूसरा जो है विंड एनर्जी पे। अमेरिका जो है फ्री में जो है वो सोलर पैनल लगवा रहा है लोगों को और उन्हें $2000 भी दे रहा है। कहीं तो आप जाके एड चेक कर सकते हैं। सर थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दें, शायद सरकार सुन रही हो, कोई शख्स सुन रहा हो तो उसको काम आ जाए। मुकम्मल तौर पे फ्री है जी जी। सोलर के हवाले से क्या फरमा रहे थे, मैं चाहूंगा कि $2000 भी दे रहे हैं, $2000 भी दे रहे हैं, अमेरिकन $2000 भी दे रहे हैं। अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वो आपको पैसे भी देंगे और उसमें आपका यकीनी तौर पे एनर्जी सेक्टर है। क्या कहेंगे जौहर साहब? मैं आपकी तरफ आता हूँ रिजवान साहब। मैं क्या कहूँ कि रिजवान साहब ने तो ऐसी बातें की हैं कि जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर न्यूज़पेपर जो है सुबह जब आप उठाते हैं या किसी भी चैनल के ऊपर जाते हैं तो आपको यही पता चलता है कि जी बांग्लादेश में अगर कोई चीज़ 3 सेंट में लग रही थी तो हमारे यहाँ वही चीज़ 9 सेंट में लग रही है। चाहे वो विंड की पावर हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो जो है आपका हमारे पावर के प्लांट हों जो आईपीपीस के हम जो है वो सर वो देख रहे हैं। मुआहदे करे हुए ना, सरकार ने कहाँ जाए फिर? भाई सरकार ने ही तो मायदे किए हैं, सरकार ने ही तो पैसे बनाए, फंस गए ना बेचारे। कौम ही तो पैसा दे रही है। मैं और आप ही तो इस टैक्सिस के अंदर हैं। ये जो बैठे हुए हैं हमारे सनतकार, यही तो जो है यही तो रोना रो रहे हैं कि जी ना हम बांग्लादेश को जो है मीट कर पा रहे हैं, ना हम चाइना को, ना हम इंडिया को, ना हम किसी और मुल्क को। किस लिए? इसलिए कि 45 रुपए का यूनिट और 70 रुपए का यूनिट अगर हमें मिल रहा है तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? तो ये किसकी वजह से है? ये आईपीपीस की वजह से ही तो है। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस या ये कौन सी जो है ऐसी चीज रह गई जो जिससे जो है कौम आशना नहीं है, या तजियाकार या जो है सनतकार या हमारे पॉलिसी मेकर को नहीं पता है इन चीज़ों का। तो मैं तो यही तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान में हर उस चीज, पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर चारों मौसम है, पाकिस्तान के अंदर जो है बेहतरीन जो है ज़मीन है, पाकिस्तान के जो लेबर है वो सबसे ज़्यादा मेहनती है। पाकिस्तान के अंदर जो है 55% जो है वो यंग लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर मसला है तो वो हर सतह पे करप्शन का मसला है। हर चीज के अंदर दुनिया में हर जगह करप्शन होती है। देखिए दुनिया में हर जगह करप्शन होती है, लेकिन उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है। ये इस तरह नहीं होता। बनाए हुए ना इदारे, एंटी करप्शन है, नैब है, एफआईए, सारे तहकीकाती इदारे हैं। तो मैंने अभी आपसे इससे पहले कहा तो है कि जरा निकालें, वेबसाइट पे जाएं, जरा पूछें कि जी एफबीआर चेयरमैन को किस लिए जो है वो रुखसत किया गया है, तो वो पता चल जाएगा। यहां तो जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि काम नहीं करना है। ठीक है। जो फैसल मुइज़ साहब, आपने भी सुना सर, ये बड़ा अजीब और गरीब दुकड़ा है। कहां जाके कहां से सिरा पकड़े समझ नहीं आता। देता हूं भाई शहर की, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 31 बिलियन की है, जो अब गिर के 27 बिलियन पे आ गई है। 54% एक्सपोर्ट जो है वो ये शहर करता है जिसका नाम है कराची। पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट में 54% हिस्सा जो है वो कराची का है। पूरे मुल्क का जो रेवेन्यू पे करता है वो ये शहर पे करता है 68%। इस सूबे का टोटल रेवेन्यू पे करता है ये शहर 90%। मेरा कहना ये है कि 44% एक्सपोर्ट इस 54 में से इस शहर की है। इस शहर इतने अबतर हालात में भी ये शहर इतना कुछ कमा के इस मुल्क को दे रहा है। आप कभी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें देखें, आपको मनाजिर नजर आएंगे कि किसी मोंजोदड़ो में आ गए। सर सरकार ने रोलर कोस्टर का इंतजाम कर रखा है, एंजॉय करते हुए जाए। मतलब ये भी तो हो सकता है। आप गलतफहमी का क्यों शिकार हो रहे हैं? क्या मतलब? सर रोलर कोस्टर नहीं होती जो ऊंचा जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, उसका भी इंतजाम कर रखा होगा। देखिए अली भाई, ये फिक्र की बात है, ये लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए। बिल्कुल बजाय, मैं अंदाजा कर सकता हूँ दर्द का। पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद जरिया जो है इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री अगर चलेगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन सही होगी। जब लोग जो है वो रोजगार पे लगेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री को इस वक्त जो है वो डंप किया जा रहा है। दूसरी बात, ये सोलर की बात करते हैं, हमारे दोनों दोस्तों ने बात की। इस मुल्क में पहले किकबैक तय होता है, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है। इंडस्ट्री में ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इस नहर पे पहुंच चुका है, किकबैक्स को देख लो खुदा के लिए, ये बात कहना चाह रहे हैं सर?
लाजमी बात है, पहले किकबैक तय करती है ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है उसके फैसल बाद साहब, फिर आखिरी प्रोजेक्ट पॉइंट ले लेता हूँ। लगाती है। रिजवान साहब आपने सुन ली है, इख्तलाफ कर रहे हैं आपसे, क्या कहते हैं जौहर इकबाल साहब, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे मामला कुछ और है ना, यहाँ पे कुछ और ही सूरत हाल होती है। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, ऐसे ही है। लेकिन मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ना तो पाकिस्तान से मायूस हूँ और ना ही जो है इनके प्रोग्राम से मायूस हूँ। बात ये सिर्फ इतनी कि थोड़े से जायज और सही लोगों की जरूरत है जो काम करने वाले हो। अभी जो लोग हैं या जो उससे पहले गुजर गए हैं वो सारे नाकारा थे, उनके पास काम करना तो प्रोग्राम था और ना उनके पास काम करने के लिए कोई चीज थी। ठीक है, तो इसके लिए आपको आइडियोलॉजिस्ट की जरूरत है। और देखिए चाइना को भी आप पीछे देख लीजिए, वो अफीम के अंदर डूबे हुए कौम थी और उनको चंद लोगों ने ही प्रमोट किया अपनी आइडियोलॉजी के जरिए। ठीक है, तो सर वो एक कौम बन गई थी ना, ये कौम क्यों नहीं बन पा रही, ये भी तो एक सवाल है ना। हेट्रोजीनियस सोसाइटी बन गई है पूरी की पूरी और सबके एक दूसरे के साथ शदीद इख्तिलाफात हैं। देखिए शदीद इख्तिलाफात इसलिए है कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि हमारे प्रोग्राम, हमारे जो लोग हैं ना, हम गटर से बाहर नहीं आते, अब रोडों से बाहर नहीं आते और हम जो है ना वो छोटे छोटे फरोई मामला से बाहर नहीं आते। सर मसला इनके लिए ये बना हुआ, ये कह रहे हैं इधर से निकलेंगे तो कुछ और कर सकेंगे ना। सर नहीं ऐसा नहीं है। फिर क्या, फिर हल बता दें सर, मिनट थोड़े कम रह गए, मुझे बताएं हल क्या है फिर। देखिए मैं जैसा भी इन्होंने फरमाया, बहुत सिंपल सा हल है। आपको इंडस्ट्रीज को फरोग देना है। मैंने पहले भी ये किया कि इंडस्ट्रीज को फरोग देना है, क्योंकि सर कैसे, वही किस रेट पे सर कैसे देना है, सबको पता है देना है सर, कैसे दिया जाएगा। मैंने किया ना कि आप जो है ना इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएंगे और उनको फ्री लैंड देंगे। दी भी है फ्री लैंड, मगर जो है आपका इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं डेवलप होगा। क्योंकि अगर आपके पास जो है मिसाल के तौर पर हम एक शख्स के पास 1 लाख रुपए है, एक के पास 10 लाख रुपए, उसके पास 1 करोड़ रुपया है। अगर आप सिर्फ 1 करोड़ रुपए वाले को इंडस्ट्रियल बनाना चाहते हैं तो आप लूज करते हैं अपने 5 लाख, 10 लाख और 1 लाख वाले इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रीज को। अब मेरी बात समझ में, तो वो अपने जितने पैसे होते हैं वो लैंड में लगा देता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये तो मैंने खाली आपको चंद बातें बताई हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं इसके अंदर और प्रोग्राम्स ये इस तरह के हैं जो मैं अभी तरतीब दे रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जो है वो ऊपर। चलिए रिजवान साहब, किसी दिन हम तफसील से आपके साथ बैठक लगाएंगे इसी प्रोग्राम के अंदर और कोशिश करेंगे कि क्या हल है, ये हल जो है वो मिल सके, क्योंकि हम सोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। जौहर इकबाल साहब डिस्क्लेरिया के सदर, वो कहते हैं जी ये मामला देखें जो करप्शन के चल रहे हैं जी, अब बस बहुत नहज पर आ गया है ना, अब इससे ज़्यादा मुश्किलात और क्या होंगी कि लोग परेशान हैं। आपने सनतकारों के लीडर फैसल मुइज़ साहब की भी बातें सुनी, उन्होंने कहा भाईजान मुझे लॉ एंड ऑर्डर और इन गड्ढों से ही बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। और रिजवान साहब ने भी तफसीली बताया कि जी एग्रीकल्चरल, जो मैं समझ पाया हूँ कि एग्रीकल्चरल लैंड के बजाय आपको इंडस्ट्रीज़ की तरफ ले जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, मगर ये सवाल अब भी रह गया बरकरार है कि कैसे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे आपके पास और इसी कोशिश करेंगे कि कुछ अहम सवालात हैं उनके जवाब शायद इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंच जाएं। मैं यही कहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।